तो आज हम लोग देखेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर एसआई एंड सीआई इंजन। ठीक है, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर एसआई एंड सीआई इंजन। ठीक है, तो हाँ, तो ये हम लोग पहले भी देख चुके थे थर्मोडाइनमिक्स में, अप्लाइड थर्मोडाइ एप्लीकेशन पार्ट में। फिर भी अलग से एक बार और देख लेते हैं, और इस बार थोड़ा कुछ नया इसमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही चीज़ मिलेगा, और कुछ नया चीज़ जैसे थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल हो गया, वो तो हम लोग पढ़ते ही हैं, और एक्चुअल ऑटो साइकिल भी इस बार पढ़ना है हम लोग को। और प्लस कुछ एक और एक्सप्रेशन है मैक्सिमम वर्क आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक से आते हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं भी पता उन लोग का भी हो जाए। तो ऑटो साइकिल जो होता है वो आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है एसआई इंजन के लिए। एसआई इंजन बोलने का मतलब क्या, पेट्रोल इंजन। ठीक है, अब जो भी मेरा 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें, या 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे सक्शन होगा, सक्शन के बाद कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, अच्छा एक चीज़, पहले चीज़ तो कंप्रेशन के बाद हीट एडिशन, हीट एडिशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हीट रिजेक्शन, एग्जॉस्ट। ऐसा कोई देख करके ये ना कहना कि ये फर्स्ट स्ट्रोक हो गया, ये सेकंड स्ट्रोक हो गया, ये थर्ड स्ट्रोक हो गया, ये फोर्थ स्ट्रोक हो गया, फिफ्थ। ये सब अलग अलग नहीं है। देखो इसमें क्या है ना, ऐसे ऐसे तो लोग बोलेंगे कि बहुत सारे स्ट्रोक्स हो जाएंगे। फिर तो एक्चुअल में क्या है, सक्शन फर्स्ट स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन हमारा सेकंड स्ट्रोक होता है, हीट एडिशन और एक्सपेंशन एक ही साथ होता है, ये दोनों थर्ड स्ट्रोक होता है, और हीट रिजेक्शन और एग्जॉस्ट ये फोर्थ स्ट्रोक होता है। अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग नहीं होते, एक साथ होते हैं। अच्छा, चाहे बात हम लोग ऑटो साइकिल का करें, चाहे बात हम लोग डीजल साइकिल का करें, हर में एक चीज़ कॉमन है, हीट रिजेक्शन हमेशा एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो, जैसे ये पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन अभी टीडीसी पे था। ठीक है, टीडीसी से ये बीडीसी की ओर आया, सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, पावर एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के एंड में जब ये अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला था, उसी मोमेंट पे यहाँ से हीट रिजेक्शन चालू हो गया। तो एट मोमेंटरली हो रहा है। ठीक है, एक मोमेंट पे हो रहा है। तो इस मोमेंट पे क्या होगा, पिस्टन का वॉल्यूम फिक्स होगा ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा। तो इसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो और फिर तो ये जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, ये ऑटो और डीजल दोनों में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है ऑटो और डीजल में कि ये जो हीट एडिशन प्रोसेस है, जैसे सक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन के एंड में जब वो टीडीसी पे पहुंचता है, तो यहाँ हम लोग स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करा देते हैं। इसी इंस्टेंट में जब वो टीडीसी पे पहुंचा ना, तो टीडीसी पे जब वो थोड़े देर के लिए रुका मोमेंटरली, उसी इंस्टेंट में हम लोग स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करा देते हैं। डीजल इंजन में सॉरी ऑटो पेट्रोल इंजन में यहाँ स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करा देते, तो हीट एडिशन हो जाता है, कंबशन हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मोमेंटरली वो जो थोड़ा सा समय रहता है, जिस समय वो अपने डायरेक्शन चेंज करने वाला होता है, उस समय हम लोग वो हीट एडिशन कर देते हैं। तो ऑटो साइकिल में हीट एडिशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, तो हीट रिजेक्शन तो हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट पे होगा। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन है, ये हीट एडिशन। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया तो ऑटो साइकिल, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया तो डीजल साइकिल। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहला ये 0 से 1 हुआ सक्शन, सक्शन हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बता रहा है मेरा कंप्रेशन हो रहा, कंप्रेशन। ठीक है, 1 से लेकर 2 कंप्रेशन बता रहा है, और ये 2 से 3 मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हुआ, 3 से 4 में मेरा एक्सपेंशन हुआ, पावर स्ट्रोक मिला जो भी मिला, और 4 से 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन, और दोबारा फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये जो सक्शन वाला स्ट्रोक है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, एक सेम लाइन पे आ रहा है, सेम प्रेशर पे आता है, और एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब एक दूसरे, ये एरिया जो है सक्शन का और एग्जॉस्ट का, एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। इस वजह से हम लोग ये सक्शन और एग्जॉस्ट को दिखाते नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली ऑटो साइकिल ये बनता है। ठीक है,
कोई पूछे कि सक्शन और एग्जॉस्ट क्यों नहीं दिखाते, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक VS, ठीक है। अब इसमें जो वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं उनको हमने यहाँ लिख रखा है। जैसे देखो, जो मेरा कंप्रेशन प्रोसेस है वो इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान देखने में है, बहुत लोग सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिख देते हैं, वो गलत है। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो जाएगा, कोई भी प्रोसेस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली अगर रिवर्सिबल है, तो वो जो साइकिल है वो फिर ऑटो साइकिल नहीं, वो कार्नोट साइकिल बन जाएगा, ठीक है। कार्नोट साइकिल टोटली रिवर्सिबल है, यहाँ पर ये इंटरनली रिवर्सिबल है, एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्सटर्नली रिवर्सिबल, ओनली इट इज़ इंटरनली रिवर्सिबल, ठीक है। तो ऑटो साइकिल इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, या इसको इसी का दूसरा नाम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक हीट एडिशन होता है, दूसरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फिर तीसरा इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। तो ये तो था PV प्लॉट पे, इसका TS प्लॉट भी हम लोग देखे हैं। अब देखो PV से TS प्लॉट कैसे बनाते हैं, इसमें बहुत लोग को दिक्कत होता है PV TS प्लॉट में। तो खैर ये तो इंट्रोपी में पढ़ते हैं हम लोग कि TS, खैर एक वीडियो हम इस पर भी डालेंगे कि कैसे क्या है। ये एक रिलेशन याद रखना कि स्लोप ऑफ TS प्लॉट पे कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप होता है वो T/C भी होता है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस का स्लोप T/C भी। TS प्लॉट पे आइसोबैरिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो T/CP होता है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। इंक्रीजिंग स्लोप मतलब बढ़ता हुआ। तो ऑटो साइकिल में तो दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, तो एक बढ़ता हुआ हमको वो मिलेगा, इंक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन को हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहते हैं। तो 1 से लेकर 2 में मेरा इंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद 2 से लेकर 3 में आइसोकोरिक हीट एडिशन है, तो ये कर्व बनेगा और इंक्रीजिंग स्लोप का बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बना, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन, सॉरी एक्सपेंशन होगा। उसके बाद फिर आइसेंट्रोपिक, ये तो था हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक हीट एडिशन। फिर उसके बाद एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हीट रिजेक्शन अगेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन है, ठीक है। ये 1 2 3 4, तो ये TS प्लॉट पे मेरा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ऊपर आता है। अब यहाँ पर एक टर्म होता है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो कुछ नहीं होता है, सिंपल टर्म्स में बात करें कि कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया, तो ये वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन का रेशियो होता है। तो V1/V2। अब V1 है क्या, V1 क्या है, तो V1 देखो, ये VC था, ये VS था, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम है। V1 हो जाएगा VC + VS इस 1 पॉइंट का, और V2 क्या हो जाएगा, सिर्फ VC। तो ये VC + VS/VC, ठीक है। तो कई बार क्लियरेंस और स्वेप्ट वॉल्यूम दे दिया रहता है क्वेश्चन में, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो उसे कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब हम लोग इसका एफिशिएंसी डिराइव करते हैं। अब हम लोग डिराइव करते हैं एफिशिएंसी का। तो देखो, किसी भी हीट इंजन के लिए या वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल के लिए जो एफिशिएंसी होता है वो होता है W net हीट एडेड, ठीक है। और हम लोग सेकेंड लॉ में ये देख चुके हैं कि ये W जो है हीट एडिशन के कभी बराबर नहीं हो सकता, मतलब एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता, यानी कुछ ना कुछ हीट रिजेक्शन होगा ही। तो खैर वो सब ठीक है। तो W नेट को लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएंगे, तो W नेट बराबर Q नेट हो जाएगा। नेट हीट इंटरेक्शन और नेट वर्क इंटरेक्शन बराबर हो जाएगा, तो W नेट हो जाएगा Q एडिशन माइनस और Q रिजेक्शन, और Q एडिशन, अब इसको 1 - Q रिजेक्शन बाई Q एडिशन। अब इस डायग्राम में जो TS प्लॉट हम लोग देखे थे, Q रिजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 4 से 1 प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। और 2 से 3 में मेरा क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है।
अच्छा एक बात बताना है कि ये जो हीट रिजेक्शन हो रहा है इसके लिए जैसे Q41 के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए तो Q बराबर डेल्टा U प्लस का W, आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, हीट एडिशन आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, तो डेल्टा U421 और वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में कुछ नहीं होगा, तो जो भी हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो Q41 और Q23 को हम लोग MCV T4 - T1 लिख सकते हैं, ठीक है। Q रिजेक्शन T4 - T1 और Q एडिशन में T3 - T2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हम T1 कॉमन निकाल लिए, यहाँ से T2 कॉमन निकाल लिए, तो T1 कॉमन निकालने के बाद T4/T1 -1, T2 कॉमन निकालने के बाद T3/T2 -1। अब यहाँ आते हैं प्रोसेस 1 से 2 और प्रोसेस 3 से 4 को एनालिसिस करते हैं। 1 से 2 क्या है, इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसके लिए ये टी वी का पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट एप्लीकेबल होगा, तो T1 V1 का पावर गामा -1 इक्वल टू T2V2 का पावर गामा -1, और 3 से 4 इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो T3V3 का पावर गामा -1 इक्वल टू T4V4 का पावर गामा -1। यहाँ से मेरा आ जाएगा T1/T2 इक्वल्स टू V2/V1 का पावर गामा -1। अच्छा T3/T4 क्या आ जाएगा, V4/V3 का पावर गामा -1। अच्छा फिगर में देख के बताना, V4 V1 के बराबर है और V3 V2 के बराबर है, तो V4 को हम V1 लिख सकते हैं, V3 को V2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से T3/T4 हो जाएगा V1/V2 के पावर गामा -1, और T1/T2 को T2/T1 V1/V2 का पावर गामा -1। अभी ये थोड़ी देर पहले बात किए थे कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन ये है, तो ये RC कंप्रेशन रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है T2/T1 इक्वल टू T3/4 इक्वल टू RC का पावर गामा -1, ठीक है। तो वो जो ऊपर में दिख रहा था, ये जो T1 हम लोग कॉमन लिए, तो T4/T1 और T3/T2 इसी रिलेशन से हम लोग देख लेंगे, तो T4/T1 और T3/T2 आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आ जाएगा वो, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 - 1/T1/T2, और इसको नीचे लेके 1/T2/T1 लिख सकते हैं। T2/T1 हमारा क्या आ चुका है, RC टू द पावर गामा -1, ठीक है। ये देख लो, यहाँ से अगर किसी को डाउट है कि ये कैंसिल कैसे हुआ तो देख लो, T2 T4 T3 T1 ये बराबर है आपस में, तो T2 × T4 बराबर T3 × T1, और T4/T1 इक्वल्स टू T3/T2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, और ये 1 - RC का पावर गामा -1। यहाँ से क्या पता चला कि जो एफिशिएंसी है वो फंक्शन हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो और गामा पे ऊपर। इसका डिपेंडेंसी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास बोल रहे हैं, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये RC और गामा पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो और बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताना है इसमें, तो बने रहना अगले वीडियो में।